कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अमरावती में प्रशासन अलर्ट हो गई है। बुधवार को अमरावती की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने वरिष्ठ अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नागरिकों को फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से तीसरे लहर की संभावना जताई जा रही है। दक्षिण अफ्रीका के बाद यूरोप के कुछ देशों में संक्रमण तेजी से बढ़ने के बाद अपने देश में भी कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज मिलने से प्रशासन अलर्ट हो गई है। अमरावती में प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग भी सावधान हो गया है। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने की सलाह देते हुए नागरिकों से भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी नियम के पालन की अपील की है। अमरावती जिल्ह्याचा कोविडचा आढावा या ठिकाणी ठेवलेला होता आणि त्या अनुषंगानं मी सांगू शकेन की अमरावती कोविडचा प्रादुर्भाव जर वाढला तर अमरावती सज्ज आहे त्याचा सामना करायला। नवीन जे म्युटेशन झालेलं आहे त्या म्युटेशनसाठी जे काही त्याचं सिक्वेन्सिंग माहिती काढण्यासाठी जे काही आपल्याला लागणार आहे त्या गोष्टी देखील आम्ही नियोजन करतो आहे की त्याचं टेस्टिंग अमरावतीमध्ये व्हावं आणि नागरिकांना त्या ठिकाणी त्याची सुविधा मिळावी। पण एक गोष्ट नक्की आहे की पुण्यापर्यंत नवीन म्युटेशनचा तो विषाणू त्या ठिकाणी पोचलेला आहे आणि त्याला कुठेही पोचायला काहीच वेळ लागत नाही। माझी नागरिकांना ही विनंती राहील की आपण सगळ्यांनी अतिशय सज्ज राहावं, मास्क वापरणं सुरू करावं। आजकाल मास्क दिसत नाही आहे कोणाच्या चेहऱ्यावर लावलेला आणि मास्क जोपर्यंत आपण लावत नाही तोपर्यंत आपण त्या ठिकाणी सज्ज राहू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे। बाकीच्या हॉस्पिटल्स, ऑक्सिजन, वॅक्सिनेशन या सगळ्या गोष्टी आम्ही करायचा प्रयत्न करतो आहे। प्रशासन सगळ्या गोष्टी करायचा प्रयत्न करते आहे। आपण देखील त्या ठिकाणी आम्हाला सहकार्य करावं अशी विनंती है। अमरावती में बगैर मास्क के बाहर घूमने वालों पर कड़क कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी ने बिना मास्क के बाहर निकलने पर 500 रुपये जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। साथ ही जो भी टैक्सी और ऑटो चालकों पर भी कार्रवाई होगी। ओमिक्रॉन के मद्देनजर सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं। अमरावती में जिलाधिकारी पवनीत कौर ने 30 नवंबर को एक आदेश जारी कर निजी बस, रिक्शा या अन्य वाहन में बिना मास्क के यात्री पाए जाने पर संबंधित यात्री सहित चालक को दंडित करने का आदेश दिया था। हालांकि क्रियान्वयन के अभाव में फैसला कागजों पर ही रह गया। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन द्वारा तीसरी लहर शुरू हो सकती है। इसके लिए जिला प्रशासन को 27 नवंबर को राज्य सरकार की ओर से दिशा निर्देश मिले थे, जिसके बाद जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है। इस बीच ग्राम स्तर पर उपविभागीय अधिकारियों ने आदेश का पालन न करने पर राजस्व, पुलिस, नगर परिषद एवं ग्राम प्रशासन के सहयोग से संयुक्त कार्रवाई करने के लिए विशेष टीम का गठन किया है। यदि कोई टैक्सी या निजी परिवहन नियम का पालन करते नहीं पाया गया तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही वाहन चालक पर भी फाइन होगा। अमरावती की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर को धमकी देने वाले शख्स को गाड़ीनगर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। शख्स का आरोप है कि उसने कलेक्टर कार्यालय परिसर में पालक मंत्री से विवाद कर धमकी दी। इसके तुरंत बाद पालक मंत्री ने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। इस पूरे मामले ने कुछ देर तक कलेक्टर कार्यालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल बना दिया। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने बुधवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में अपने कार्यक्रम के अनुसार समीक्षा बैठक की। दोपहर में सभा समाप्त होने के बाद जब पालक मंत्री अपने वाहन के लिए जा रही थी, कुछ लोग उन्हें निवेदन देने के लिए आगे आए, जिसमें प्रवीण गढ़वे नाम का युवक अपने कुछ साथियों के साथ मौजूद था। एसटी कर्मचारी पिछले 1 महीने से भूख हड़ताल पर है। अपने निवेदन में प्रवीण ने मांग की है कि सरकार इन पर संज्ञान लेकर समाधान निकाले। इस बीच प्रवीण और पालक मंत्री के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई और पालक मंत्री का पारा चढ़ गया। पालक मंत्री ने गाड़गेनगर पुलिस निरीक्षक आसाराम चोरमाले के पास फोन पर शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि युवक ने उन्हें धमकी दी है। अपनी शिकायत में पालक मंत्री ठाकुर ने ये भी कहा है कि अगर उनके जीवन में कुछ भी बुरा होता है या कलेक्ट्रेट में कुछ अनुचित होता है तो इसके लिए युवक जिम्मेदार होगा। पुलिस मौके पर पहुंची और प्रवीण गढ़वे को
कलेक्ट्रेट से गिरफ्तार कर लिया। ये युवक ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि इस घटना से कलेक्टर कार्यालय में हड़कंप मच गया। हे बघा, एक मिनिट, इथे राजकारण करू नका. मी राजकारणी संघटना का तुम्ही राजकारणी आहे. हो, मी राजकारणीच आहे. संघटनाकारणी आहे ना, संघटनेचं काम करतो. मी बोलवलं का तुम्हाला इथे? बोलवलं नाही, पालकमंत्री आहे म्हणून आलो आम्ही. आमच्या शेताला काय अधिकार आहे? पालकमंत्री आहे तुम्ही माझ्या जिल्ह्याच्या. हे असा विचार करायला लागले काय? ए, चल रे. हे का पाहिजे? काय पाहिजे? एक मिनिट, मी जनता आहे, काय जनतेचा मला धमकी दिली आहे? धमकीचा संबंधच नाही आहे. पालकमंत्री आहे म्हणून आलो मी. हा नाव या माणूस आता इथे मला कलेक्टर ऑफिसमध्ये आहे. ओबीसी महासभा वगैरे काय काय त्यांनी इथे लिहिलेलं आहे. काय नाव आहे याचं? प्रवीण गाडवे. प्रवीण गाडबेल यांनी मला तुम्हाला बघून घेतो नाही, मी मॅडमला नाही असं मला म्हटलं यांनी आता सगळ्यांच्या समोर. माझ्या जीवाला किंवा कलेक्टर ऑफिसमध्ये काही झालं तर हा जबाबदार आहे. बिलकुल ठीक आहे, माझी लेखी कंप्लेंट तुमच्याकडे पोहोचून जाईल. त्याच्यावर जे गुन्हे दाखल करायचे ते केले पाहिजे. ओके, चालेल. अमरावती के विभागीय आयुक्त ने अमरावती जिला परिषद के 125 करोड़ रुपए की योजना पर विराम लगा दिया है। इस पर संबंधित मामले में होने वाली अंतिम सुनवाई पर अब सबकी निगाहें हैं। विपक्ष दल अब आरोप लगा रहे हैं कि इसी योजना के तहत फर्जी तीर्थ स्थलों को दिखाकर जिला परिषद निर्माण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और 21-22 में 16 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या इस फंड की प्रतिपूर्ति जिला प्रशासन के अधिकारी करेंगे। ग्रामीण विकास विभाग के दिनांक 16 नवंबर 2012 के निर्णय के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में तीर्थयात्रा के विकास के लिए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक एवं वन विभाग की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। जिले में नियमानुसार 33 तीर्थ स्थल ही सी ग्रेड के हैं और उन्हीं को मान्यता दी गई है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में प्रशासन ने तीर्थयात्रा विकास कार्यों में 125 से 150 फर्जी तीर्थ क्षेत्र को दिखाया है, लेकिन जिले में कहीं भी तीर्थ स्थल मौजूद नहीं है, जबकि कई तो जिले में स्वीकृत तीर्थ स्थलों की सूची में शामिल भी नहीं है। नवंबर 2012 की सरकार के निर्णय के अनुसार भले ही तीर्थ क्षेत्र में बेंचों की स्थापना का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ये पता चला है कि कुछ नियोजित तीर्थ क्षेत्रों में बेंच स्थापित किए गए हैं। तीर्थक्षेत्राचा 16 नोव्हेंबर 2012च्या शासन निर्णयानुसार तीर्थक्षेत्रामध्ये पोलीस अधीक्षक ग्रामीण यांचं भाविकांचं वर्षाकाठी 1 लाख भाविक उपस्थितीचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे। तसेच ज्या ठिकाणी आपल्याला काम करायचं आहे त्या ठिकाणी सामाजिक वन क्षेत्रात येत नसल्याचे 2 प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे व तदनंतर की जिल्हा नियोजन समितीकडून क वर्ग तीर्थक्षेत्र यादी घोषित झाली त्या घोषित तीर्थक्षेत्रातलीच कामं या जिल्हा परिषदला करावी लागतात। पण जवळपास एकंदरीत हे सर्व गोष्टी पाहता, सर्व प्रमा पाहतात, ठराव पाहतात, याच्यात जिल्हा नियोजन समितीकडून क वर्गाची तीर्थक्षेत्राची यादी आली आहे। त्या यादीतील जवळपास 100 ते 125 कामं अशी आहे की ती यादीतच नाही अशी कामंसुद्धा या सभागृहानं मंजुरात केली। म्हणून आम्ही माननीय विभागीय आयुक्त यांच्याकडे दाद मागितली आहे। म्हणून विभागीय आयुक्तांनी 1/12/2021ला त्याला स्टेटस को दिलेला आहे। जसे ते उद्या 8 तारखेला जे सुनावणी आहे, उद्या सुनावणीच्या दरम्यान दूध का दूध पानी का पानी होना रहा है। एसटी महामंडल के कर्मचारी अपनी मांग को लेकर पिछले महीने भर से हड़ताल पर हैं। हालांकि अब तो कुछ कर्मचारी काम पर लौटने लगे हैं, लेकिन अभी भी सभी कर्मचारी वापस नहीं लौटे हैं। इस हड़ताल के दौरान एसटी निगम ने राज्य भर में 9,910 आंदोलनकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया और 2014 के वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी। निगम की स्थापना के 61 साल के बाद ये पहली बार इतने लंबे समय तक चलने वाली हड़ताल है। सरकार के इस दावे के बावजूद कि वेतन वृद्धि के बाद 19,000 कर्मचारी काम पर लौट आए हैं, आंदोलनकारी कर्मचारियों को 20 दिसंबर के अदालत के फैसले से बहुत उम्मीदें हैं। 1 महीने से शुरू हड़ताल में शामिल कर्मचारियों की मांग है कि एसटी महामंडल को राज्य सरकार में विलय किया जाए। सरकार ने मेस्मा अधिनियम के तहत 12,000 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। 8 नवंबर को एक अघोषित हड़ताल शुरू हुई। सरकार के वेतन वृद्धि के फैसले के बाद भी आंदोलन थमा नहीं है। इस हड़ताल की वजह से महामंडल को 450 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। हड़ताल पर डालते हैं एक नजर ग्राफिक्स के माध्यम से। 8 नवंबर राज्यव्यापी हड़ताल शुरू। 9 नवंबर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन। 12 नवंबर आजाद मैदान में आंदोलन में भाजपा नेताओं की भागीदारी। 24 नवंबर परिवहन मंत्री अनिल परब ने वेतन वृद्धि की घोषणा की। अब सभी की निगाहें 20 दिसंबर के कोर्ट के फैसले पर है। इस आंदोलन के दौरान 38 कर्मचारियों ने निराश होकर खुदकुशी कर ली। अब तो सभी यही चाहते हैं कि ये हड़ताल जल्द ही खत्म हो।
शासनात विलीनीकरण असा कसा देखताय नांदगांव खंडेश्वर शहर को पानी सप्लाई करने वाले सिल्वर प्रोजेक्ट में भले ही इस साल 100% ओवरफ्लो हो, लेकिन शहर के लोगों को करीब 10 दिन के आड़ में पानी सप्लाई किया जा रहा है। नागरिकों का आरोप है कि परियोजना में पानी की अधिकता के बावजूद नगर पंचायत का जलापूर्ति विभाग के कर्मचारी मनमानी कर रहा है। शहर के कुछ हिस्सों में हर 2 से 3 दिन में पानी की आपूर्ति की जाती है और कुछ हिस्सों में 10 दिनों के बाद पानी की आपूर्ति की जाती है और नगर पंचायत के जलापूर्ति अधिकारी विभागीय अभियंता का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। 10 दिन से पानी की आपूर्ति ठप होने के कारण लोगों के सामने इतना पानी कहाँ रखा जाए, इसका सवाल है। लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए किसी भी अधिकारी या विभाग ने पहल नहीं की है। हालांकि इन सभी स्थितियों के लिए नागरिकों को दंडित किया जा रहा है। नांदगाव खंडेश्वर शहरामध्ये प्रभाग क्रमांक 16 मध्ये 7 ते 8 दिवसानंतर पिण्याच्या पाण्याचे नळ येतात। एवढे पिण्याचे पाणी कोण्या भांड्यात आणि कसे साठवून ठेवावे हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे आणि दर दिवसाला किंवा एक दिवसाला तरी पिण्याचे पाणी यायला पाहिजे अशी नागरिकांची येथील मागणी आहे। पण येथील ह्या प्रश्नावर कोणत्याही लोकप्रतिनिधीचे लक्ष नाही आहे। आम्ही नगरपंचायतमध्ये गेलो असता उडाउडीची उत्तरे देतात आणि हे 7 ते 8 दिवसाचे पिण्याचे पाणी पण पिण्यास हानिकारक आहे, आरोग्यास चांगले नाही। अमरावती जिले के मोर्शी तहसील के येरला के एक किसान ने जेसीबी की मदद से सभी 450 पौधे उखाड़ दिए। आखिर क्या मजबूरी रही किसान की, देखिए अमरावती से हमारी रिपोर्ट में। मोर्शी तहसील के येरला के राजेंद्र बाबाराव जगते ने अपने 4 एकड़ के खेत में संतरे का पेड़ लगाया था। कुएं में पर्याप्त पानी न होने के कारण ऊपरी वर्धा बांध से 7 किलोमीटर की दूरी पर सूक्ष्म सिंचाई, प्लास्टिक मल्चिंग फिल्म कवर, लिफ्ट सिंचाई का उपयोग करके बड़ी मुश्किल से संतरे के पेड़ लगाए गए। लेकिन संतरे के असमय फलने, अनियमित बिजली आपूर्ति, अनियमित बारिश से तंग आकर राजेंद्र जगते ने 14 साल से उग रही सदाबहार झाड़ियों को काटना शुरू कर दिया। राजेंद्र जगते ने शुरुआत में 650 संतरे के पौधे लगाए थे। संतरे की आय और लागत के बीच बेमेल होने के कारण उन्होंने 2 साल पहले 200 पौधे हटा दिए थे, लेकिन अब वो जेसीबी की मदद से सभी 450 पौधे उखाड़ रहे हैं। मी आज झाडं तोडण्याचा निर्णय असा घेतला की मी पहिले आता हे 14 वर्षाचे झाडं झाले आहे। मी झाडं लावले, त्याच्यानंतर मी त्याला पाणी नसल्यामुळं संत्रा झाडाला मल्चिंग फिल्म म्हणजे प्लास्टिक आच्छादन केलं। पाणी कमी असताना डॅमवरून 7 किलो अप्पर वर्धा डॅममधून 7 किलोमीटरवरून पाणी आणलं आणि एवढे मोठे PKV, NRCC एवढे मोठे विद्यापीठ असूनही आम्हाला त्यांचा कोणताच फायदा झाला नाही। ना कोणते फवारणीचे औषधं सांगितले, ना कोणते गळण कशामुळे होते हे सांगितले। तर या कारणामुळे मी निर्णय घेतला की आपण संत्र्याचे झाडं काढूनच टाकायचे। गेल्या 2 वर्षापूर्वी मी 200 झाडं काढले, यावर्षी मी 450 झाडं काढत आहोत, असा मी निर्णय घेतला। राजेंद्र जगते यांनी संत्रा बाग काढलेली त्याची मुख्य कारण अशी की निसर्गाचा लहरीपणा आणि शासनाची जी काही योजना आहे ती शेतकऱ्यापर्यंत कधीच पोहोचत नाही। एवढा मोठा आंब्या बहाराची गळ झाली, एकही शेतकरी आणि एकही बेनर ऑफिसचे किंवा शासकीय NRCCचे लोक आमच्यापर्यंत पोहोचले नाही आणि त्या संदर्भामध्ये त्या शेतकऱ्यांची एक संत्र्याच्या बाबतीत उदासीनता झालेली आहे आणि याचा कल असा आहे आता एकूण की शासन आमच्याकडे उदासीनतेने पाहत आहे, त्याच्यामुळं इथला शेतकरी एक संत्र्याच्या बाबतीत उदासीन झालेला आहे। अमरावती जिले के शिरसगांव कस्बा के एक पूर्व सैनिक संजीव कोसे वर्तमान में गांव के युवाओं को भर्ती प्रक्रिया से अवगत कराने और उनमें देशभक्ति की भावना जगाने के लिए उन्हें सेना में भर्ती करने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्होंने गांव के सैकड़ों युवाओं को सेना में भेजने का फैसला किया है और हर दिन कड़ी ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनकी इस पहल की हर तरफ सराहना हो रही है। शिराजगांव कस्बा में किसान संजीव खोसे ने अपनी युवावस्था में कई वर्षों तक CRPF में सेवा की। इस बीच उन्होंने NSG कमांडो के रूप में भी 5 साल सेवा दी है। कुछ दिन पहले वो सेवानिवृत्त हुए और अपने गृहनगर शिराजगांव कस्बा में आए। शिक्षा की बढ़ती लागत, भारी बेरोजगारी और मौजूदा स्थिति ने उन्हें बेचैन कर दिया है। इसी बेचैनी से
उसने गांव के युवाओं को सेना में भेजने का फैसला किया है और भूतपूर्व सैनिक भविष्य का सिपाही बनाने की तैयारी में लग गया। शिराजगांव कस्बा में 5:30 बजे सीटी बजती है, जिसके बाद गांव के सैकड़ों छात्र एक साथ अभ्यास करने आते हैं। संजीव खोसे एक पूर्व सैनिक छात्रों को सेना में भर्ती के लिए आवश्यक कौशल और अभ्यास के बारे में मुफ्त जानकारी देते हैं। वे न केवल जानकारी प्रदान करते हैं बल्कि उन्हें व्यायाम, दंड सत्र, दौड़ना, पुशअप और अन्य आवश्यक शारीरिक व्यायाम भी कराते हैं। उनके इस काम को हर जगह सराहना मिल रही है। येथे स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक तसेच एक स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थिनी सुद्धा आहे। आपल्या इथे शिरसगाव कसबा येथे बसस्टँडच्या मागे संजीव कोसे सर, जे एक एक्स आर्मी ऑफिसर आहे, ते आपल्या इथे मुलांना फ्री फिजिकल ट्रेनिंग देतात। एक फ्री शारीरिक तयारी करून घेतात, ज्या काही एक्झाम्स आहेत पोलीस भरती वगैरे त्या एक्झामसाठी। तर शारीरिक तयारी तर त्यांची होतेच आहे, पण त्यासोबत एक बौद्धिक ज्ञानसुद्धा त्यांना मिळायला पाहिजे। त्यासाठी मी येथे ठरवलेलं आहे की आपल्या गावामध्ये एक फ्री स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक म्हणून एक काम करणार आहे। सेंट्रल रिझर्व्ह पोलीस फोर्समध्ये 22 वर्ष सर्व्हिस करून मी इथे रिटायरमेंटवर VRS घेऊन आलेला आहे। मला असं वाटलं की गावासाठी काहीतरी केलं पाहिजे। जसं मी एक गरीब घरून आपला परिवार सांभाळला बाहेर जाऊन, तसे गावातल्या मुलांनाही, गरीब घरच्या मुलांनीही आपला परिवार सांभाळावा आणि बाहेर निघावं। कारण एज्युकेशनची लेवल म्हटली तर गाव देहातमध्ये फार कमी आहे आणि यांना वाचाची म्हणजे ज्या स्पर्धा परीक्षा वगैरे ज्या काही होऊन राहिल्या त्यांची यांना सवय लागली पाहिजे। हा उपक्रम गावामध्ये चालवला पाहिजे। दुसरं, गावचे जे लीडर लोक आहे त्यांनी हा उपक्रम सुरळीतरित्या चांगल्या प्रकारे पडावा यासाठी विशेष आमची जे रिक्वायरमेंट आहे, जागा आणि ग्राउंड, याच्याकडे विशेष लक्ष द्यावं। सेल्फी लेने का शौक न जाने कितने युवाओं के लिए जानलेवा बन चुका है, लेकिन इसके बाद भी सेल्फी के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इन दिनों अमरावती जिले के चिखलदरा में पहाड़ी पर चढ़कर सेल्फी लेते हुए लोग काफी नजर आ रहे हैं। हम कई युवाओं के किस्से सुन रहे हैं जो सेल्फी और तस्वीरों के शौक में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इन तमाम घटनाओं के बाद भी समय समय पर ये साफ होता जा रहा है कि युवा वर्ग इससे कुछ नहीं सीख रहे। अमरावती के पर्यटन स्थल चिखलदरा में युवाओं का झुंड मौज मस्ती के साथ ही अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेते हुए दिख रहा है। चिखलदरा के हेरिकेन पॉइंट पर अच्छे बैकग्राउंड के लिए युवा अपनी जान की परवाह किए बगैर फोटो निकाल रहे हैं। इन्हें देखकर तो यही लगता है कि इन युवाओं को अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। चिखलदरा में कुछ हादसे होने के बाद पर्यटकों के लिए उन्हें खड़े होकर फोटो निकालने पर रोक लगाई गई है। इससे भी कोई सीख नहीं ले रहा, इसलिए ऐसी जगहों पर सुरक्षा गार्ड तैनात करने की मांग की जा रही है। अमरावती जिले के तिवसा तहसील में गुरुकुंज मोजरी में रामकृष्ण हरि मंदिर के पास दास पहाड़ी इन दिनों शराबियों का अड्डा बना हुआ है। शराबियों की हरकत की वजह से स्थानीय नागरिक काफी परेशान हैं। गुरुकुंज मोजरे में रामकृष्ण हरि मंदिर दास पहाड़ी पर खुला स्थान शराबियों के लिए ठिकाना बन गया है। पिछले कई महीनों से यहाँ नशेड़ियों का झुंड दिखाई दे रहा है। यहाँ खुले स्थान पर चारों ओर शराब की बोतलों के साथ साथ खाली वेफर्स और खाली पानी की बोतलों का कचरा पड़ा हुआ देखा जा सकता है। संत नगर में पिछले कई महीनों से चल रही इस घटना पर पुलिस का ध्यान नहीं है। इस पर स्थानीय नागरिकों ने हैरानी जताई है। इस क्षेत्र में करीब 1.5 से 2 एकड़ खुली जगह है। शराबी पिछले कई महीनों से इस खुले स्थान को अपना अड्डा बना रहे हैं। देर रात तक शराबियों की भीड़ की वजह से इस मार्ग पर आने जाने वाली नागरिकों में भय का माहौल बना हुआ है। दास पहाड़ी पर सुबह शाम बड़ी संख्या में महिलाएं सैर के लिए जाती है। यही वो इलाका है जहां शराबियों ने अपना अड्डा बनाया है। इससे महिलाओं में काफी डर बना हुआ है। सवाल ये उठता है कि इस तरह से शराबियों की हरकत पर रोक लगाने के लिए आखिर प्रशासन क्या कर रही है। विदर्भ ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 7 विकेट से जीत हासिल करके विजय हजारे ट्रॉफी में जीत के साथ आगाज किया है। हिमाचल प्रदेश में 213 रनों का पीछा करने उतरी विदर्भ ने 3 विकेट खोकर ये लक्ष्य प्राप्त किया है। यश राठौड़ की नाबाद 76 रनों की पारी और यश ठाकुर द्वारा लिए गए 5 विकेट के बदौलत ही विदर्भ को अपने पहले मैच में बड़ी जीत मिली है।
ठाणे के दादाजी कोंडदेव क्रिकेट स्टेडियम में विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के बीच मुकाबले में विदर्भ ने हिमाचल के खिलाफ शानदार जीत हासिल की है। टॉस जीतने के बाद विदर्भ ने हिमाचल को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। हिमाचल की पूरी टीम 46 ओवरों में 213 रनों पर ही ढेर हो गई। टीम की तरफ से आर धवन ने कप्तानी पारी खेलकर सबसे ज्यादा 61 रन बनाए, जबकि ओपनर PS चोपड़ा ने 46 रनों की जिम्मेदार पारी खेली। इसके अलावा हिमाचल का कोई भी खिलाड़ी कोई खास कमाल नहीं कर पाया। विदर्भ की ओर से यश ठाकुर ने 9 ओवरों में 53 रन देकर 5 विकेट चटकाए। वहीं वाखरे और नलखंडे को 2-2 विकेट मिले। लक्ष्य का पीछा करने उतरी विदर्भ के ओपनरों ने उम्दा साझेदारी की। कप्तान फैज फजल और अथर्व तायडे ने पहले विकेट के लिए 7 रन जोड़े। कप्तान फजल 23 रन बनाकर आउट हुए, वहीं तायडे ने 64 रनों की पारी खेली। हालांकि गणेश सतीश कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 3 के स्कोर पर GK सिंह का शिकार बने। विदर्भ के 221 पर 3 विकेट जा चुके थे। विदर्भ की लड़खड़ाती पारी यश राठौड़ और अक्षय वाडकर ने संभाला। दोनों ने हरनौमा प्रदर्शन की बदौलत विदर्भ ने 39.5 ओवर में 216 रन बनाकर जीत दिलाई। इस दौरान वाडकर ने 44 और राठौड़ ने 76 रनों की बहुमूल्य पारी खेली। हिमाचल की तरफ से GK सिंह को 2 और MJ डगर को 1 विकेट मिला। हिमाचल प्रदेश के खिलाफ इस जीत के बाद एलिट ग्रुप में विदर्भ को 4 अंक मिले हैं। विदर्भ का अब अगला मुकाबला गुरुवार को आंध्र प्रदेश से होगा। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।